वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न को। दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा या फिर बिहार एसएससी, इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, अल-बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे कि अल-बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक है और वो कौन सी है, तो किताब उल हिंद है और उसे ही तारीख उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। किताब उल हिंद और तारीख उल हिंद दोनों एक ही पुस्तक है जो कि अल-बिरूनी के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हमें बताना है कि किस विषय के बारे में समीक्षा की गई है। तो भारतीय इतिहास भूगोल के बारे में, खगोल विज्ञान दर्शन के बारे में, भारतीय गणित के बारे में या फिर इनमें से सभी। तो अल-बिरूनी द्वारा जो रचित पुस्तक है किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय इतिहास से भूगोल भी देखने को मिलता है, खगोल विज्ञान के साथ दर्शन भी देखने को मिलता है और भारतीय गणित भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा जो जवाब होगा ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। यानी कि ये सभी चीज़ें अल-बिरूनी की किताब उल हिंद में देखने को मिलती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अल-बिरूनी कौन था, अल-बिरूनी की अगर बात की जाए कि अगर कोई पूछे कि अल-बिरूनी कौन था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अल-बिरूनी की जो पुस्तक थी किताब उल हिंद जो है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि अल-बिरूनी कौन था। तो अल-बिरूनी कौन था, तो ये फारस से यानी फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने आया तो उसके साथ ये भारत आया था। तो किसके साथ में ये भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ में ये भारत आया था। महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय अल-बिरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अगर कोई पूछे कि अल-बिरूनी का पूरा नाम क्या था, अल-बिरूनी के पूरा नाम के बारे में अगर पूछे तो इसका जो पूरा नाम है तो वो क्या है, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बदरूनी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो पूरा नाम है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बदरूनी जो है ये इसका पूरा नाम है। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो हमें बताना है कि विराजत का चरमोत्कर्ष जो है वो किस राजवंश के तहत हुआ था, किस राजवंश में हुआ था। तो तुगलक राजवंश में, लोदी राजवंश में, इल्बरी राजवंश में या फिर खिलजी वंश में। तो जो विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ था ये हुआ था तुगलक राजवंश में। तुगलक वंश में विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ था। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या है कि गजनी का प्रथम शासक बताना है। गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो ये मोहम्मद गोरी था, अलप्तगीन था, सुबुक्तगीन था या फिर महमूद गजनवी था। कौन था, तो ये था महमूद गजनवी। जबाबित थे, यानी बताना है कि जबाबित का अर्थ क्या हुआ, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले, कृषि संबंधित कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जबाबित का अर्थ क्या हुआ, जबाबित का अर्थ हुआ राज्य कानून। क्या हुआ, राज्य कानून हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी कि 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण यानी कि जितने भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किए
उनमें से यानी कि उसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी तक उसने आक्रमण किया। तो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था जो कि उसने 1025-26 में किया था। कालिंजर पर आक्रमण था जो कि 1019 से 23 के बीच में किया था। मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण था जो कि 1004 में किया था, या फिर नारायणपुर पर आक्रमण था जो कि 1002 में किया था उसने। तो महमूद गजनवी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था वो आक्रमण होगा सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि उसने 1025 से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में किया था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये जफ़र खां था, उज़्बेक खां था, गाजी मलिक था, या फिर मलिक काफूर था। वो कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनाध्यक्ष थे तो उन सेनाध्यक्षों में जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक जो था वो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, इस्लाम का प्रचार करना, या फिर गजनी साम्राज्य का विस्तार करना। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था और वो धन के लिए लूटपाट कर रहा था। तो इसका महमूद गजनवी का जो उद्देश्य था वो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? वो चांदी के सिक्के जिसमें एक तरफ संस्कृत में मुद्रित था, तो ये किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी सिक्के निर्गत किए? तो ये शेरशाह था, अकबर था, मोहम्मद बिन कासिम था, या फिर महमूद गजनवी था। ये कौन था? तो ये था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था ये। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? महमूद गजनवी के साथ भारत आक्रमण के समय एक विद्वान आए थे जिसका नाम था अल-बिरूनी। तो उस अल-बिरूनी के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? महत्वपूर्ण ग्रंथ वो कौन सा है? तो किताबुल हिंद है, किताबुल रेहला है, किताबुल खिराज है, या फिर इनमें से सभी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा किताबुल हिंद। अल-बिरूनी के द्वारा रचित है किताबुल हिंद। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। पोलो खेल का प्रचलन जो है ये भारत में कहाँ से आया? तुर्की से, मुगलों ने, यूनानियों ने, या फिर अंग्रेज़ों ने? पोलो का जो खेल है ये भारत में कहाँ से आया? तो ये तुर्कियों के द्वारा आया, तुर्की से आया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, अरबी, उर्दू, या फिर फ़ारसी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फ़ारसी। फ़ारसी भाषा थी दिल्ली सल्तनत की। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग जो है वो किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, यानी कि उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था? तो फिरोज तुगलक का, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, या फिर बहलोल लोदी का? तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत पर नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन चल रहा था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आगरा नगर की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई।
अगर आपसे कोई पूछ दे कि आगरा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना तो की, लेकिन इसकी स्थापना हुई कब थी, तो ये 1504 में हुई थी। कब हुई थी? 1504 में हुई थी। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाए? तो खड़ी बोली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी। किसके विकास में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने? तो ये खड़ी बोली होगा। क्या होगा? खड़ी बोली के विकास में। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? चौगान या फिर पोलो खेलते हुए दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? फिरोज शाह तुगलक की, गियासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो पोलो या फिर चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। अब अगर कोई पूछे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई कब, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है ये चौगान खेलते हुए हुई और 1210 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु क्या हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके और वो घायल हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर कोही अर्थात कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो हम बताएंगे कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। कृषि विभाग यानी अमीर कोही जो विभाग है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कुवैत उल इस्लाम मस्जिद की। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, तो कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण हुआ कब था, तो 1197 ईस्वी में हुआ। कब? 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली में राय पिथौरा किले के पास में है। और ये अगर हम लोग बात करें तो भारत में पहली तुर्क मस्जिद थी। ये क्या है? भारत में पहली तुर्क मस्जिद, भारत में पहली तुर्क मस्जिद जो है वो कौन है? तो ये कुवैत उल इस्लाम थी। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल जो है वो किन धातुओं के बने थे? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सल्तनत काल में सिक्के थे जिसका नाम था टका, शशगनी और जीतल। अब बताना है ये किन किन धातुओं से निर्मित था। तो टका जो था ये किससे बना होता था? ये चांदी से बना होता था। टका किससे? चांदी से बना होता था। और शशगनी भी किससे बना हुआ होता था? तो ये भी चांदी से बना हुआ होता था। टका भी चांदी से और शशगनी भी चांदी से। और अब हम लोग बात कर लेते हैं जीतल। तो जीतल जो होता था ये तांबा का बना होता था। जीतल तांबा का। तो चांदी चांदी तांबा कहाँ पर है? चांदी चांदी तांबा, चांदी चांदी तांबा, ऑप्शन नंबर 3। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्न में से किसके बीच हुई? अब यहाँ पर नोट डाउन करेंगे आप लोग कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई। तो तराइन की जो पहली लड़ाई है ये हुई 1991 ईस्वी में। 1991 में तराइन की पहली लड़ाई होती है। और ये किसके किसके बीच में? तो महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, या फिर मोहम्मद गोरी या फिर पृथ्वीराज चौहान, किसके बीच में हुई थी? तो
तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस काल में जो है खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो किसके काल में ये विकसित हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो जो खालिसा भूमि ये अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। एक बार यहाँ पर और चीज़ देखेंगे कि खालसा भूमि का अर्थ क्या होता है। खालसा भूमि जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि राज दरबार यानी कि राज्य के प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत आने वाली भूमि, यानी कि राज्य के तहत राज्य या सरकार ने जिस भूमि पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया हो तो उसे ही खालसा भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कौन सा दिल्ली का शासक था, यानी खिलजी शासक था जिसने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी। तो वो कौन था? तो ये जो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? प्रथम अख्ता किसे प्रदान किया? तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, नासरुद्दीन कुबाचा को, ताजुद्दीन यद्दौज को या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो ये प्रदान किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी ये किसकी बेटी थी? तो ये नासरुद्दीन की थी, बलबन की थी, इल्तुतमिश की थी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की थी? तो राजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की पुत्री। किसकी? इल्तुतमिश की। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो ये अमीर खुसरो है, इसामी है, बरनी है या फिर गुलबदन बेगम है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा। तो तुगलकनामा के रचनाकार जो है ये है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? तो प्रश्न हमारा क्या है कि मोहम्मद गोरी भारत में जो प्रदेश को जीता था तो उसकी देखभाल करने के लिए अपने किस विश्वसनीय जनरल को यहाँ पर छोड़ गया था कि वो भारत में उसके इस साम्राज्य की देखरेख करेगा? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मलिक काफूर था, नासरुद्दीन था या फिर इल्तुतमिश था। किसे छोड़ करके गया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वो कौन था? अल्प खां, उलुग खां, जफ़र खां या फिर नुसरत खां। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा जफ़र खां। क्या होगा? जफ़र खां। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है ये किसके शासनकाल में हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज़ तुगलक के, बलबन के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के? तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? अजमेर, लखनौती, लाहौर या फिर दिल्ली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी
लाहौर को बनाया था। किसे? लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें किसने किसको पराजित किया था, ये चीज़ बताना है। तो इसमें पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को पराजित किया था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, या फिर महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। इसमें पृथ्वीराज को पराजित किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1192 ईस्वी में हुआ था। कब? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, फिरोज तुगलक ने कराया, इल्तुतमिश ने करवाया, या फिर बलबन ने करवाया। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने कुतुब ए इस्लाम, कहाँ पर? तो कुतुब ए इस्लाम के परिसर में अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? कुतुब ए इस्लाम के परिसर में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? विरोधों का मिश्रण जो है वो किसने बताया? मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो विरोधों का मिश्रण किसे बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शेख जमालुद्दीन, या फिर अलबेरूनी। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासिरी का जो लेखक है वो कौन था? तो मिनहाज उस सिराज। कौन था? मिनहाज उस सिराज था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक हमें बताना है कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक लोदी वंश का कौन था? तो दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, या फिर इब्राहिम लोदी। कौन था लोदी वंश का अंतिम शासक? तो इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध, जिसके बाद मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था दिल्ली के सिंहासन पर। तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो इब्राहिम लोदी था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था इनमें से? तो सिथियंस, मुगल, मुसलमान, या फिर कुषाण। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा विनाश किया गया उसका? तो इसका जो विनाश किया गया तो ये मुसलमान के द्वारा किया गया। मुसलमान में मुगल नहीं थे। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि जो है ये किसे दिया जाता था? पैतृक राजस्व संग्राहक को, कुलीन को, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, या फिर मनसबदार को। इनाम भूमि जो है, इनाम भूमि ये किसे दिया जाता था? तो ये दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस सुल्तान के द्वारा उपाय किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, या फिर फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक के द्वारा फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए गए थे। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी।
तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक जो थी ये कौन थी? तो ये मुमताज़ थी, नूरजहाँ थी, रजिया सुल्तान थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। कौन? रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? बहुत अच्छा काम किया। तो बेरोजगारों को रोजगार जो है वो निम्न में से किस सुल्तान ने दिया? फिरोज तुगलक ने, शेर शाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो बेरोजगारों को रोजगार देने का जो श्रेय है ये फिरोज तुगलक को जाता है। किसे? फिरोज तुगलक को। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह? इनमें से कौन था? तो इनमें से कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज तुगलक के, बलबन के, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? तुर्की से, मध्य एशिया से, मोरक्को से, या फिर फारस से? कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से आया था। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। और मोरक्को से ये आया था, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि किसके दरबार में आया था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। या सॉरी, किसके दरबार में नहीं, किसके शासन काल में आया था। इब्न बतूता जो है ये किसके शासन काल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर का जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद भारत में किस वंश का जो राज है वो स्थापित हुआ? तुगलक वंश का, खिलजी वंश का, लोदी वंश का, या फिर सैयद वंश का? किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो उसके बाद हुआ था सैयद वंश का राज स्थापित। किसका? सैयद वंश का राज स्थापित हुआ तैमूर के आक्रमण के बाद। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? प्रथम अरबी मुस्लिम शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खां, तैमूर लंग, महमूद गजनवी, या फिर मोहम्मद गोरी? इनमें से कौन था? तो ये था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था। ये अरबी मुसलमान था जिसने प्रथम बार भारत पर आक्रमण किया था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। सल्तनत काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो था ये कौन था? मलिक, पटवारी, चौधरी, या फिर रावत? इनमें से कौन था? तो ये था चौधरी। कौन था? चौधरी था। क्या हो जाएगा यहाँ पर? चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी जो था ये था चौधरी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहता था? बुत शिकन या फिर मूर्ति भंजक कहता था। कौन कहता था खुद को? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो खुद को मूर्ति भंजक या फिर बुत शिकन कहने वाला कौन था? तो ये महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। इसने बहुत सी मूर्तियों को नष्ट किया था। जब उसने
राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? किस सुल्तान के लिए बर्नी ने यह कथन कहा कि जब उसने राजत्व जब उसने प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? वो कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? महमूद गजनवी जो है उसने प्रथम आक्रमण भारत में किस राज्य के विरुद्ध किया? अलवर के, काठियावाड़ के, सोलंकी के, हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण जो किया वो हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध में किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? मलिक काफूर, राणा रतन सिंह, रामचंद्र देव या फिर प्रताप रुद्र देव? तो देवगिरी का जो शासक था वो था रामचंद्र देव। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। हिंदू शाही राज्य की राजधानी अगर पूछे कि कहाँ थी तो ये कहाँ? कलिंजर थी, उदभांडपुर या फिर ओहिंद या फिर वहिंद, अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो थी उदभांडपुर, ओहिंद और वहिंद इसे कहा जा सकता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक है वो मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा तो सही जवाब क्या होगा? ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? अंतिम आक्रमण जो था महमूद गजनवी का वो भारत में किसके विरुद्ध था? सोलंकी के विरुद्ध, जाट के विरुद्ध, तोमर के विरुद्ध या फिर प्रतिहार के विरुद्ध? किसके विरुद्ध था? तो ये था जाट के विरुद्ध। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये था जाट के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी का वो कौन सा सेनापति था जिसने 1202-3 में बिहार विजय, 1202-3 में बिहार विजय, 1204-5 में बंगाल विजय और 1206 में असम पर आक्रमण किया? वो कौन था? नासरुद्दीन कुवाचा, ताजुद्दीन यल्दीज, कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी? तो इनमें से कौन था? तो ये कौन था? ये था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। सही जवाब हमारा ऑप्शन 4। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो हिंदू शाही वो कौन सा राजा था जो कि तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण, आत्मग्लानि के कारण क्या कर लेता है? आत्मदाह कर लेता है। तो ये त्रिलोचन पाल था, भीमपाल था, जयपाल था या फिर आनंदपाल था? ये कौन था? तो ये था जयपाल। कौन था ये? ये था जयपाल। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण है वो सोलंकी के विरुद्ध, पंजाब के खोखर के विरुद्ध, करमाथी के विरुद्ध या फिर गजनवी के विरुद्ध? मोहम्मद गोरी का जो अंतिम आक्रमण था, अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये हुआ था पंजाब के खोखर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? पंजाब के खोखर के विरुद्ध। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, यामिनी वंश का या फिर गुलाम वंश का? तो महमूद गजनी जो था ये था यामिनी वंश का।
मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य ये है कि 1194 में मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं। चंदावर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तराई का प्रथम युद्ध, तराई का द्वितीय युद्ध। इसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जानते हैं चंदावर के युद्ध के नाम से। कैसे? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। महमूद गजनवी के साथ कुछ इतिहासकार भारत आए थे, तो उनमें से कौन सा था जो कि शामिल नहीं था। तो तारीख ए यामिनी का लेखक उत्वी, तारीख ए युक्तिगीन का लेखक वैहाकी, शाहनामा का लेखक फिरदौसी या फिर किताब उल हिंद का लेखक अलबिरूनी। तो यहाँ पर देखेंगे कि तारीख ए यामिनी का लेखक उत्वी भी आया था, तारीख ए युक्तिगीन का लेखक वैहाकी भी आया था, किताब उल हिंद का लेखक अलबिरूनी भी आया था, लेकिन शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी है ये महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गोरी के द्वारा किया जाने वाला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था, तो ये आक्रमण कौन सा था। तराइन का द्वितीय युद्ध, भंटिका पर आक्रमण, मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय कार्यक्रम जो था वो यही था, तराइन का द्वितीय युद्ध। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप, यानी महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप वो कौन सा शहर था जो कि फारसी संस्कृति में बदल गया। दिल्ली, दौलताबाद, लाहौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा लाहौर। लाहौर जो था ये फारसी संस्कृति में बदल गया। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का जो मूल था वो क्या था। उच्च अनहिलवाड़ा, भंटिडा या फिर ताबर हिंद या फिर मुल्तान। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज तृतीय भी इन्हें कहा जाता है। तो मोहम्मद गोरी या फिर पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वीराज तृतीय जो है, तो इनके बीच का मुख्य विवाद जो है, ये मुख्य विवाद क्या रहा है, तो ये रहा है भटिंडा यानी कि ताबर हिंद। भटिंडा यानी कि ताबर हिंद रहा है। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सतह को जला देने के नृत्य का अभियान चित्रण किया है। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्य का भयानक चित्रण किया है। तो ये बदायूनी ने किया है, अमीर खुसरो ने किया है, इब्न बतूता ने किया है या फिर बर्दी ने किया है। तो इसका जो जिक्र है वो इब्न बतूता ने किया है। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का वो पहला शासक कौन सा था, तो ये चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद, सोलंकी शासक भीम द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, तो ये सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। भारत में जो मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई तो इसका संस्थापक किसे माना जाता है, अकबर को, बाबर को, मोहम्मद गोरी को या फिर इल्तुतमिश को। तो
इसका जो सही और सीधा जवाब होगा ये होगा मोहम्मद गोरी। क्या होगा? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? पहला आक्रमण जो है वो किस राज्य के खिलाफ किया था मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में? तो ये अलहिंदवाड़ा यानी सोलंकी शासक के खिलाफ, मुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ, पंजाब गजनवी शासक के खिलाफ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? मुल्तान करमाथी शासक। मुल्तान करमाथी शासक मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण जो है ये मुल्तान करमाथी शासक के खिलाफ किया। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी प्रथा जो है ये किसने चलाई है? तो मोहम्मद इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी प्रथा चलाने वाला कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा चलाने वाला कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस अन्य नाम से भी उसे जाना जाता है? मुइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम, बहाउद्दीन, धर्म का उज्जवल नक्षत्र, या फिर इनमें से सभी। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से सभी नामों से जाना जाता है, यानी कि मुइनुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है, और शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है धर्म का उज्ज्वलंत नक्षत्र। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर, या फिर अकबर। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला कौन था, ये चीज़ हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी जो है ये किस वंश का था? गुलाम वंश का, खिलजी वंश का, यामिनी वंश का, या फिर संसवनी वंश का? किस वंश का था मोहम्मद गोरी? तो मोहम्मद गोरी जो है ये संसवनी वंश का था। किस वंश का था? मोहम्मद गोरी जो है ये संसवनी वंश का था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये सरखेल होता था, सिपह सालार होता था, मलिक होता था, या फिर खान होता था। तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? द्वितीय तुर्क आक्रमण चंगेज खां का, तैमूर लंग का, महमूद गजनबी का, या फिर मोहम्मद गोरी का? तो दूसरा जो तुर्क आक्रमण था वो किसका था? तो ये मोहम्मद गोरी का था, मोहम्मद गोरी का। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कौन था? कैकुबाद, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है ये कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा जो है ये किसका मुख्य द्वार है? सीरी का, कुतुब मीनार का, जमात खाना मस्जिद का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कुतुब मीनार का, किसका? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अब यहाँ पर देखेंगे कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार का जो कार्य था इसे पूरा किसने किया था? तो ये हम देखेंगे कि इल्तुतमिश ने, बलबन ने, रजिया ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुब मीनार का जो कार्य है ये प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया था भारत पर तो इसमें से कौन सा है जो कि उसका परिणाम नहीं हुआ था? तो भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन
अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया था। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा परिणाम इनमें से नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर 3, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत के एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो है ये कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मलिक तुगलक? कौन था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता किया करता था? गुलरुखी के उपनाम से कौन है जो कि कविता किया करता था? तो ये शम्स ए सिराज अफीफ, सिकंदर लोदी, इब्न बतूता या फिर जियाउद्दीन बर्नी? कौन होगा? तो गुलरुखी के उपनाम से कविता करने वाला कौन था? शम्स ए सिराज अफीफ था। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? हिंदू शाही राजवंश को पंजाब में किसने स्थापित किया? जयपाल ने, महिपाल ने, वसुमित्र ने या फिर कल्लर ने? तो पंजाब में हिंदू शाही राजवंश की स्थापना कल्लर ने की। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? दिल्ली के सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान था जिसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? खिज़्र खां सैयद, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक? वो कौन था? तो ये था खिज़्र खां सैयद था। अलबिरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अलबिरूनी जो है ये किसके शासन काल में इतिहासकार था? अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के, महमूद गजनवी के या फिर बलबन के? किसके काल में ये इतिहासकार था? तो ये था महमूद गजनवी के काल में इतिहासकार था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? स्थायी सेना रखने वाला दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन? तो यहाँ पर है स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान। स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान होगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।